नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त दर्शकों, सबसे पहले मेरी तरफ से और दूरदर्शन परिवार की तरफ से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस यानी कि हमारे राष्ट्रीय पर्व रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री टेकचंद शर्मा जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाँ, थैंक यू, सेम टू यू। दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 को हम भारत के लोगों ने संविधान को अडॉप्ट किया और संविधान हमें काफ़ी सारे राइट्स देता है, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ का भी वर्णन संविधान में है। तो आज हम टेकचंद जी से जानने वाले हैं कि संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। सर, आज हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और जिन्हें हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, ये है क्या, इनको डिफ़ाइन कैसे किया गया? देखिए, जो कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं समाज में। अगर किसी व्यक्ति विशेष नागरिक का उत्थान करना है जी। तो उसको बहुत सारी प्रोटेक्शंस चाहिए, जो कि राज्य द्वारा, जो स्टेट है, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया है या स्टेट अपने जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके द्वारा प्रदत्त होती हैं। लेकिन इस विषय में जो मौलिक अधिकार थे, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आपका ब्रिटिश टाइम का जो रिजाइम जी। रहा, तो हमारे यहाँ पे कोई इस तरह की लिखित कानून व्यवस्था अधिकारों बिल्कुल। के बारे में नहीं थी। जी, दमनकारी ब्रिटिशर्स के नीति थी। कानूनों को हम फॉलो करते थे। जो इंग्लैंड का कानून था, कहीं ना कहीं उसी को ही हम फॉलो करते थे। जो उनकी तरफ से जो हमें लिमिटेड राइट्स होते थे, हम उसी के सहारे हमारी जीवन यापन होता था। तो 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एक बना। तो उसके तहत जो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो मूलभूत अधिकारों की बात हुई, तो उसके तहत जो जो नागरिकों के अधिकार होने चाहिए उनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं, तो उसी तरह से जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, तो बहुत सारी जो अधिकार थे वहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका अध्याय 3 है, जी। उसमें आर्टिकल 14 से लेके जो है 35 तक इंश्राइन किए गए। पहले ये 7 थे। अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर्टिकल 300A में तब्दील किया गया है। जी। बाकी के राइट्स, बाकी सारे के सारे उसी तरह से दिए गए हैं। जी, और अब ये ड्यूटीज़ का भी हम जिक्र करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो अधिकार तो हमें काफ़ी सारे दिए गए हैं। कहीं ना कहीं अधिकार के साथ कर्तव्य का भी काफ़ी जिक्र किया गया है संविधान में। तो कर्तव्य क्या है हमारा? देखिए, जब तक हमारे जो है कर्तव्य जो हैं, जब तक हम उनको अधिकारों से ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जी। तो तब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। तो बहुत सारी कंट्रीज़ बाहर, यूएसएसआर वगैरह में तो ऐसा भी है, देयर इज़ नो लीगल राइट विदाउट लीगल ड्यूटीज़। बिल्कुल। तो एक अच्छे नागरिक होने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो कर्तव्य हैं, हमारे दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या कर्तव्य है, जी। हम किस प्रकार से अपनी जो है नेशनल एक इंटेग्रिटी स्थापित कर सकते हैं, एक नेशनल फीलिंग ला सकते हैं, यूनिटी ला सकते हैं। तो उसमें जो है वो 11 प्रकार की जो है वो आपके जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं, जी। उसका विवरण किया गया है, जिसमें सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, आपकी सोशल सर्विसेज हैं। जब भी कहीं अगर हमारे को आपदा आ जाए किसी प्रकार की, तो उस दिशा में हमें वॉलंटरली अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और वॉलंटरी हमारे को सोशल सर्विसेज करनी चाहिए। हमारे को नेशनल एंथम और जो आपका नेशनल आपका फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी। और इसी तरह से जो आपके ड्यूटीज़ में जो हमारे आती हैं, तो हमें जिस तरह से भी, चाहे इंडिविजुअल है या आपके बहुत सारे कलेक्टिव कोई चीज़ें हैं, जी। उस तरह से एक प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने देश का नाम ऊंचा करें, आगे बढ़ाएं और अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, कुछ और हैं, सड़कें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनका प्रोटेक्ट करें। तो इस तरह से आपके बच्चों को, अपने अच्छे बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करें। जी। तो ये
बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो कि मूलभूत हैं, जो हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। बिल्कुल। जी शर्मा जी, आपने जिक्र किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है। जैसा आपने जिक्र किया कि ड्यूटीज़ 11 हैं और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो 6 हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? देखिए, आपका जो ये फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, जी। शिक्षा का अधिकार, आपकी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन उसका अधिकार, और जो आपकी इसमें दो दी गई हैं जो आपके रेमेडीज़ हैं, जी। इन चीज़ों को किस तरह से हम आप कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 में जो है, अनुच्छेद 32 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है जी। कि किस किस तरह से आपकी जो 5 रिट्स हैं वो हाई कोर्ट में लाई कर सकती है। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आपके अधिकारों का कहीं ना कहीं कोई अवहेलना हो रही है तो आप जो माननीय न्यायालय हैं उनके पास भी जाके आप उससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रेमेडी जिसको कहा जाता है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कहीं इसका कोई वायलेशन है तो उसका आपको रेगुलर कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जी। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके पीआईएल के द्वारा या आर्टिकल 32, आर्टिकल 126 और 226 या 136 में भी जो प्रावधान है उसके तहत डायरेक्ट रिट भी हाई कोर्ट कर सकते हैं। जी। और जो आपके मौलिक अधिकार का कहीं हनन हो रहा है या जो ग्राइवेंस है उसको डायरेक्टली डिसाइड करवा सकते हैं, क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन में आपको कोई ऐसा ठोस सबूत एविडेंस पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जी। और आपके राइट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री बेसिस पे ही भी वो डिसाइड किए जा सकते हैं। जी शर्मा जी, आप बहुत ही सीनियर अधिवक्ता हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हैं, ड्यूटीज़ का जिक्र करते हैं और ये जो कानून की हम बात करते हैं, ये किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? जो देखिए, जो मेरा मौलिक अधिकार वहीं तक है जहाँ तक दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। जी। तो साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक आदमी का अधिकार दूसरे के नाक तक ही सीमित होता है। हमें अपने अधिकार को ये नहीं समझना चाहिए कि ये सर्वोपरि हमारा ही है या मेरा ही है। जी। ये सबका अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने अधिकारों के साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी बराबर प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ताकि समाज में एक सामंजस्य और समानता बनी रहे। जी। और शर्मा जी, हिरार्की की अगर हम बात करें तो क्या फंडामेंटल राइट्स में भी कोई ऐसी हिरार्की होती है कि कुछ जो अधिकार हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो कुछ अधिकार हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, जो हायरार्की की बात है उसमें जो मैं समझ सकता हूँ आपके प्रश्न से, वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एक ऐसा अधिकार है जो कि सबसे सुप्रीम और सुपीरियर माना गया है। जी। इसको किसी भी दिशा में कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अदरवाइज इमरजेंसी, जैसे मतलब नेशनल राइट टू इमरजेंसी लाइफ, जीने का अधिकार हम कह जीने सकते का हैं। अधिकार जो है वो, उसमें जो आपको फेयर ट्रायल है, आपकी जो राइट टू लाइफ है, लिविंग है, फूड है, जी। सेफ्टी है, तो बहुत सारे इस तरह के जो मूलभूत जो आपके लाइफ से जुड़े हुए हैं, राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच है, जी। तो ये बहुत ऐसे हैं, तो उससे उनको वो वापस नहीं लिया जा सकता। और वो जो अलबत्ता जो दूसरे हैं वो नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड किए जा सकते हैं, इनको नहीं किया जा सकता। अगर हम पहले फंडामेंटल राइट का जिक्र करें, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार की हम बात करते हैं, तो ये जो समानता की हम बात कर रहे हैं, ये कैसी समानता है? देखिए, बहुत ही अच्छा फीचर है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रेस। तो ये चीज़ें जो हैं, जब हमारे जो संविधान जो बना रहे थे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के डॉक्टर अंबेडकर जी या कोई उनके जो टीम के संयोजक थे, तो उन्होंने देखा कि भारत एक वैरायटी वाला देश है। यहाँ तो मैं आपको बताऊं कि हर 5 किलोमीटर पे हमारा कल्चर चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है। तो उसको उन्होंने देखा कि किस तरह से एक सामंजस्य बनाया जाए। तो देखा कि नहीं, सभी को विकास करने के लिए, अपने को डिफेंड करने के लिए,
अपने को प्रमोट करने के लिए, सर्विस व्यवसाय करने के लिए, तो एक ऐसा फ्रंट चाहिए कि जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि विविधता का देश रहा है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस वजह से उसमें कुछ अपवाद के साथ, जैसे शैक्षणिक योग्यता है, अब किसी ने कोई पोस्ट पानी है तो डेफिनेटली उसको वो तो करनी पड़ेगी, वो अपवाद में आएगा, लेकिन वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है जी। और समानता की अगर हम बात करें तो क्या ये समानता इरिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या धर्म है, क्या आपकी जाति है, कौन से कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी भाषा आप बोलते हैं, कैसा आपका रहन सहन है, ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया? हाँ, बिल्कुल किया गया है। इसमें थोड़े बहुत अपवाद आपको मिलेंगे, जैसे कि वैसे तो किसी को भी अगर कोई नौकरी प्राप्त करनी है, व्यवसाय करना है, कोई और काम करना है, तो उसको जो गाइडलाइंस हैं वो एक ही पैरेलल रहेगी, जितनी भी है गाइडलाइंस वो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन उस अपवाद में जैसे कई बार क्या है कि कुछ पोस्टें ट्राइब के लिए है या कास्ट के लिए या ओबीसी के लिए है, और इसी तरह से कोई पर्टिकुलर पोस्ट है जहाँ पे आपको मैं बताऊं कि भी मैन को ही प्रेफरेंस किया जाता था। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बड़े अच्छे ऐतिहासिक फैसले आए हैं, जिसमें कि जैसे कि आपके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में, एयरफोर्स या नेवी में जो है, वो महिलाओं को वहाँ पे compete करने की इजाज़त नहीं थी, नौकरी पाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो एक्सेप्शनल सर्विसेज मानते थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में अब तीनों ही अंगों में इन्हें भी कंपटीशन करने का पूरा अधिकार दे दिया है। कानून के समक्ष अगर हम समानता की बात करें, समानता के अधिकार की बात करें, तो कानून के समक्ष कैसे इस अधिकार से हम कानून में एक न्याय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, फेयर ट्रायल, कानून की समानता, अगर आपको इस विषय में कभी भी कहीं पे भी चलना है तो उसमें ये है कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों को एक जैसा ही उसको व्यवहार मिले, तो उसे समानता का अधिकार कहते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बेचारा गरीब है तो वो डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो केस ही नहीं लड़ सकता। तो इसलिए हमारा जो लोकतांत्रिक और वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य, तो उसमें विभिन्न प्रावधान बनाए गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी किसी कारणवश, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो, उसको न्याय ना मिले या वो अपनी ना करे, तो उस परिदिशा में उसको जो है वो लीगल एड भी ले सकता है आपका। और बहुत सारी कुछ और भी हैं जिसमें कि जो बहुत डाउन ट्रूडन है, तो उनके लिए बहुत ऐसी भी सब्सिडाइज्ड जो पॉलिसीज सरकार लाती है उनको अपलिफ्ट करने के लिए भी। तो इसमें शर्मा जी, कानून की हम जिक्र कर रहे हैं, कानून के आगे समानता के अधिकार की हम जिक्र कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं जहाँ एक जेंडर को थोड़ा सुपरसीड किया जाता है, तो क्या वो कहीं ना कहीं आपका जो राइट टू इक्वलिटी है उसको उसके साथ कहीं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता गया? इसमें सिर्फ ये जो चीज़ है, देखिए, एक्सेप्शन में, अपवाद में मैं कहूँ तो वो सिर्फ क्लासिफिकेशन है, और उस क्लासिफिकेशन को भी बड़ा रैशनल होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का कानून बनता है तो वो गलत है, उसको निरस्त किया जा सकता है। वो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस टू द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आपका ऑब्जेक्टिव और स्टेटमेंट है फंडामेंटल राइट्स के, वो यही हैं कि ताकि कोई भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे कि फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो या हनन हो। बिल्कुल। जो दूसरा फंडामेंटल राइट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार से वर्णित किया गया है संविधान में? देखिए, स्वतंत्रता अधिकार में आपका स्वतंत्रता स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे आप बोलते हैं या आप एक्सप्रेस करते हैं, कार्टून बनाते हैं, लिखते हैं, कुछ और कहानी है, तो ये तो एक इस तरह से आ गया। फिर फ्रीडम है, आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, आपको पूरे भारतवर्ष में। एक्सेप्शन इसमें भी अपवाद के तौर पे, जैसे आपका ट्राइबल एरिया है, आपका किन्नौर है, या आपका अंडमान निकोबार वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पेशल लाइसेंस या परमिट लेके जाना पड़ेगा।
अदरवाइज़ आप पूरे भारत में कहीं पे भी भ्रमण कर सकते हैं, आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसमें अपवाद के तौर पे ट्राइबल या कहीं जो जी कुछ है या कास्ट की है या स्ट्राइब की है, कई जगह जो है लोकल लॉज हैं, जी तो वहाँ पे उनको छोड़ के आप पूरी तरह से कोई भी प्रोफेशन वोकेशन आप जॉब अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से जो आपकी योग्यता है वो पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्रीडम है ये आपको एक एसोसिएशन है, संघ है, मतलब पॉलिटिकल आप पार्टी बोलने है, के लिए, सोशल, सोचने के लिए, कुछ यस, भी कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं, कोई भी नौकरी आप करना चाहते हैं, कोई भी आपके ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। उसमें बस वही अगर कहीं पे भी है, इसमें भी कोई अपवाद अगर मैं कहूँ आपकी नॉलेज में लाऊं तो जी वो ये है कि कोई ऐसा डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए बिल्कुल जी। जो और अक्सर समाज के अक्सर लिए हम घातक अक्सर हम हो। ये देखते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसको हम कहते हैं कि आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी क्या कोई लिमिट इसमें दर्शाई गई है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें जब भी कोई ऐसे एक्सप्रेशन है तो उसमें सबसे पहले हमारा देश आता है जिसमें सॉवरेंटी, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जी तो हमारे राष्ट्र हित जो है सबसे बड़ा हित है, तो हमें जो भी बात करनी है हमें चाहिए कि हम राष्ट्र हित में उसको लेके पहले बात करें। दूसरा है कि हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे हैं जिससे कोई दंगा फसाद पैदा हो जाए, कोई डिफरेंट रिलीजियन सेक्शंस हैं उसमें किसी प्रकार की घृणा पैदा हो, जी कोई तनाव पैदा हो। हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अगर किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो डिग्निफाइड भी है, डेरोगेटरी तो नहीं है, जी कोई डेफेमेटरी तो नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार वहीं तक है जहाँ तक दूसरे का नाक है, उसके बिल्कुल। बाद तो हम डेफिनेटली उसको इंजर करेंगे और अपने और आप को भी और कहीं ना कहीं कानून भी फिर सामने ज़रूर फिर आएगा। हमें भी उसका खमियाजा जी। भुगतना पड़ेगा। तो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें या फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हम बात करें, तो ह्यूमन राइट्स के साथ इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है? देखिए ह्यूमन राइट्स वैसे तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं, एक ही इसका मायना है। जहाँ तक मैंने जो पहले भी आपके ह्यूमन राइट्स 1948 की जो बात की थी, जी तो उसमें भी बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे किए गए हैं ऑलमोस्ट वही हैं। पर आपने देखा एक सोसाइटी एक डेवलपिंग फीचर है, जी किसी न किसी तरह से हम रोज़ किसी साइंटिफिकली सोशली पॉलिटिकली हम बढ़ ही रहे हैं। जी तो बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनका विवरण आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में नहीं है। जी अब मैं कहूँगा कि नहीं, अब देखो हमारा समाज, हमारा जो वो है, वो जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, छोटा एक उदाहरण देता हूँ जिसमें है राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट बनाने के लिए सरकारें विभिन्न जो हैं वो सक्रिय हैं और कार्यरत हैं। जी और इस बाबत भी अभी देखिए हमारी बहुत ज़्यादा एक जनसंख्या वाला देश है, सभी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन मनरेगा जैसी एक व्यवस्था है कि कम से कम हर एक इंसान को साल Employment दिया में जाए। इतने दिन का काम मिले। तो जी। एक इस तरह की ये सोच है, और ये आ रहा। 21A को भी इसमें ऐड किया गया था संविधान में। आर्टिकल 21A जो है वो बेसिक है हमारा। अगर हमने देश को बनाना है जी तो वो भविष्य हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल। तो उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है, हम बच्चों को मतलब कि 6 साल से 14 साल जो बेसिक आपका बच्चों का बनने का पढ़ने का होता है, जी तो उसमें ये दिया गया है कि राज्य के ये एक ड्यूटी होगी कि बच्चों को एक शिक्षा का अधिकार कंपलसरी होगा। कंपलसरी एजुकेशन एक्ट इसीलिए लाया गया है जी ताकि बच्चे हमारे जो है पढ़ें लिखें समझें और अच्छे समाज की एक संरचना करें। जी। जैसा कि आपने जिक्र किया कि फंडामेंटल राइट में जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ भी दिया गया है, और कहीं ना कहीं संविधान में एक और अधिकार भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप अपने जो आप जिस धर्म का आप मानना चाहते हैं उसको आप फ्रीली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से मेंशन है और ये कैसी आज़ादी हमें देता है? देखिए जो भारतवर्ष है यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में सभी प्रकार के धर्म हैं, बिल्कुल। और इस प्रकार हमारी जो है 135 करोड़ की लगभग आबादी है। तो यहाँ एक जिस प्रकार से हम आपस में डिफरेंट सेक्ट्स जो रिलीजन के लोग रहते हैं
तो सभी अपनी अभिव्यक्ति आराम से व्यक्त कर सकें, अपने धर्म को पालन कर सके, उसका प्रचार कर सके, उसको फॉलो कर सके। जी तो उस वक़्त भी, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस वक़्त भी भारत के दो टुकड़े हुए, बिल्कुल पाकिस्तान भारत, बिल्कुल यानी कि एक तरफ से कुछ कुछ बट गया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे हमारे जो है मुस्लिम भाई यहीं पे रहे। जी। तो एक सौहार्दपूर्ण जो है वो और बनाने के इसी लिए। वजह से हमारा जो कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, वो एक सेक्युलर कंट्री भी है। और वो एक जिसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। इसमें कल्चरल राइट्स को भी ऐड किया गया। तो ये कल्चरल राइट्स को किस प्रकार से हम मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं? इसमें जैसे आपकी भाषा है, संस्कृति है, डांस है, कोई क्रियाला है, कोई किसी प्रकार की, जितने भी प्रकार से जो है, तो कल्चर एक्टिविटीज़ अपने करते हैं, मतलब अपनी पूजा अपनी जो पाठ। मातृभाषा है उसको तो आप गर्व के साथ उसको पढ़ सकते हैं, उसमें आप वार्तालाप कर सकते हैं। तो और अगर कहीं ना कहीं आपके साथ कोई इस बारे में कोई भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एक फंडामेंटल राइट है उसकी ब्रीच हो रहा है। जी हाँ, आपको जो लोकलाइट आपके कल्चर के जो फंक्शंस हैं जो एक्सेप्टेबल हैं सोसाइटी में, तो उसको मनाने का आपको राइट है, आप परमिशन के साथ उसको कर सकते हैं। जी हम्म, जी। और शर्मा जी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर भी बात की गई है संविधान में। तो एक्सप्लॉयटेशन को फंडामेंटल राइट बनाने का क्या कारण था, और कैसी एक्सप्लॉयटेशन की बात जिक्र किया गया है? देखिए, जब भी कानून पढ़ते हैं या वैसे आप समाज में कभी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो जी जो इंग्लिश रिजाइम में एक कानून होता था, हायर एंड फायर। बिल्कुल जब तक जो जरूरत पड़ गई तो उसकी सर्विसेज ले ली, उसके बाद फायर कर दिया। बिल्कुल। और उस ज़माने में जो बघार ली जाती थी, जी लोगों को घंटों मशक्क़त करते थे, उनको बिल्कुल। और तो चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा होती थी। अब तो खैर चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया है। तो उसमें भी वो उनका मेहनतनामा पूरा नहीं देते थे। तो इस तरह से ये जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट है, तो ये एक्ट्स हालांकि बना दिए हैं, लेकिन इन चीज़ों को, इन कुरीतियों को बनाने के लिए एक फंडामेंटल राइट के तौर पे भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, जी ताकि किसी प्रकार से जो हमारी एक हेल्दी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हम किसी की जो पावर है, जो एसेट्स हैं, वो चाहे आपकी मैन पावर क्यों नहीं है, जो मसल पावर क्यों नहीं है, बिल्कुल उसको मिसयूज ना करें। और उसको भी टाइम ऑफ लेजर, जी जो एक हमारे जीवन का बहुत अभिन्न राइट है, वो भी मिलना चाहिए। और इसी वजह से जो है, आपने देखा हो कि अब लेबर लॉज में भी बहुत जगह उनको ऐसी चीज़ें दी हैं कि अगर इतनी ज़्यादा से वर्कर ज़्यादा है तो वहाँ पे रेस्ट आपके रूम्स भी होने चाहिए। जी तो जी। और जो आखिरी राइट है, जो आखिरी मौलिक अधिकार है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसके बारे में आप बताएं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी है उसको भी फंडामेंटल राइट बनाया गया, तो उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, अगर आपको राइट दिए गए हैं और अगर कोई उसमें रेमेडीज नहीं है तो वो दिशाहीन है, उसको कोई यूज़ ही नहीं है। तो इसलिए आपको 5 प्रकार के रेमेडीज दिए गए हैं आर्टिकल 32 में, रिट ऑफ सर्जरी, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस। तो इस तरह से जो ये रिट्स हैं कि किस दशा में कौन सा रिलीफ आपको, कौन से अप्रोप्रिएट उसमें चाहिए, तो उस नेचर की डायरेक्शन मतलब जो कहीं है। ना कहीं अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट है, वो उसकी अवेलना हो रही है या उसकी इंक्रोचमेंट हो रही है, तो आप इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से डायरेक्ट कानून में किसी भी न्यायालय में जाके आप एक रेमेडी ले सकते हैं, एक इसका निवारण करवा सकते हैं। आर्टिकल 32 इतना पावरफुल है कि जिसमें ये कहा गया है कि आपको ये गलत चीज़ें हैं, ये आप गलत कर रहे हैं जी, फंडामेंटल राइट को ब्रीच करें, इसको प्रोहिबिट करें, जी तो एक रिस्ट्रेन ऑर्डर पास हो जाएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं दे रहे हैं, तो सर्जरी रिट जारी हो जाएगी। जी अभी किसी को बंदी बना दिया गया है और वो आपको लगता है, तो उसको एकदम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस से उसको बुलाया जाएगा। जी तो इस तरह से ये जो बहुत सारी ये जो रिट्स पांचों मैंने बताई हैं, तो डिफरेंट जहाँ पे भी किसी प्रकार का भी कोई राइट वायलेट होता है, तो माननीय कोर्ट अपने हिसाब से सोमोटो भी, आप देखिए कई बारी आपके अखबार में ही कोई ऐसी आती है कि जहाँ पे बॉन्डर लेबर है, यहाँ पे कंपल्सरी कोई रिलीजन चेंज कर रहे हैं, कुछ और होता है, तो
माननीय हाई कोर्ट वगैरह और सुप्रीम कोर्ट स्वतः ज्ञान लेते हैं, स्टेटस सो मोटो उसे कहते हैं, और इशू नोटिस करके उसमें पूरी इंक्वायरी करके और उसका डिसीजन होता है। शर्मा जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बड़े जागरूक हैं कि हमें राइट्स अपने चाहिए, बट कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं उनका हम पालन नहीं करना चाहते। कुछ लोग कहते हैं कि इन्फोर्स होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एनफोर्स आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है प्रावधान, आप किस तरह से कर सकते हैं, या 226 है या आर्टिकल आपका 136 है, उसी में दिया गया है जी। लेकिन जहाँ तक आपके जो एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज़ है वहाँ इस तरह से इसको बाध्य नहीं किया जा सकता, अपितु ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा। जी। मैंने ये देखा है और अक्सर ये पाया है कि जहाँ पे भी आपके जब भी कोई लॉ से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा आता है जहाँ पे किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन या कोई कानून के प्रावधान को इंटरप्रेट करना है, तो उसमें फंडामेंटल राइट के साथ कोर्ट जो हमारे डायरेक्टिव्स हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए फैसला देते हैं। तो उसके तहत जो है वो आपके डिफरेंट डायरेक्शंस उसको देनी पड़ती है। और आपने देखा भी होगा कि कहीं पे भी अगर हम नेशनल एंथम का या फ्लैग का कई बारी गलती से भी मिसयूज़ हो जाए जी, तो उस वक्त भी कोर्ट की डायरेक्शंस होती हैं और वो बिल्कुल फॉलो करनी पड़ती है। टेकचंद शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।